हेलो, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज से हम पॉलिटिकल साइंस के एक नए कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम आइडियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइडियलिज्म के बारे में जानने से पहले इसके कोर थिंकर्स कौन है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके कोर थिंकर्स कौन है? वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर ऑफ आइडियलिज्म। हुगो ग्रोटियस, गौतम बुद्धा, मोजी, इमानुएल कांट, दांते एल्गेरी, ये अदर इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं। तो इनके नाम याद रखना पड़ेगा। सो इसके बाद हम जानेंगे आइडियलिज्म आया कहाँ से, कैसे इसका इमर्जेंस हुआ। तो आइडियलिज्म इमर्ज एज फॉलोज: States at the international level strive for peace and believe that peace can be achieved through cooperation। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट पीस चाह रहे थे। तो पीस के लिए स्टेट्स ने क्या कोऑपरेट किया। तो कोऑपरेट के बिना कोई पीस कभी आ ही नहीं सकती है। तो इसके लिए पीस को अचीव करने के लिए स्टेट्स कोऑपरेट करने लगे। तो आइडियलिज्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ ये हम जानेंगे। सो ओरिजिन यहाँ से हुआ जब वुड्रो विल्सन ने लीग ऑफ नेशंस का इस्टेब्लिशमेंट करने के बाद कहा। 14 पॉइंट्स उन्होंने बताया। 14 पॉइंट्स के बारे में वो एक इंटरनेशनल बॉडी को इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे थे। वो क्या करेगा? जो वॉर नहीं होने देगा फ्यूचर में कभी स्टेट्स के बीच में कोई प्रॉब्लम हो, वो वॉर ना हो और स्टेट्स के बीच में पीस रहे, हार्मोनी रहे। तो इसके लिए उन्होंने 14 पॉइंट्स के बारे में बताया और ऐसे ही लीग ऑफ नेशंस इमर्ज हुआ। और धीरे धीरे ये लीग ऑफ नेशंस के माध्यम से ही ओरिजिन ऑफ आइडियलिज्म, मतलब लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिशमेंट के बाद एक नया थ्योरी आया, वो है आइडियलिज्म। तो नेक्स्ट देखते हैं तो कब आया आइडियलिज्म। सो आइडियलिज्म इमर्ज फ्रॉम द रूइंस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। सो वर्ल्ड वॉर 1 के बहुत भयानक परिस्थितियों के बाद सारे पृथ्वी को देख पाए कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो अभी शांति चाहिए। तो अभी शांति के लिए आइडियलिज्म जो थ्योरी वो आया। तो आइडियलिज्म कैन बी रीड एज ए पॉलिसी प्रस्पेक्शन विथ फेथ इन ह्यूमन रीजनिंग। ये जो आइडियलिज्म है इसका फोकस था ह्यूमन रीजनिंग, ह्यूमन रीजन, लॉजिक। इसमें ये क्या प्रोमोट करता है? आइडियलिज्म प्रोमोट्स अ सेट ऑफ यूनिवर्सल एथिक्स विच एन इंटेंशन टू एस्टेब्लिश द आइडिया ऑफ वन वर्ल्ड। ये एक वन वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहा था जहाँ सब एक होंगे, मतलब कोई वॉर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दैट इज आइडियलिज्म। सो द आइडियलिस्टिक व्यू दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन ग्लोबल हार्मनी। तो ये ग्लोबल हार्मनी कैसे हम पाएंगे? इसके लिए एक ही उपाय था, वो है एक कोई इंस्टीट्यूशन आए और वो इंस्टीट्यूशन ऑर्गन आए जो स्टेट्स के बीच में कोई प्रॉब्लम ना होने दे, स्टेट्स के बीच में रिलेशन अच्छा करे। तो ऐसे आइडियलिज्म आ गया है इंटरनेशनल रिलेशन में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मतलब 1914 के बाद ये आइडियलिज्म आया। किसके हाथ पकड़कर? वुड्रो विल्सन के। सो आइडियलिज्म इज अ डिस्पोर्ट ऑफ थॉट। सो व्हाट इज आइडियलिज्म? आइडियलिज्म इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज अ थॉट, इट इज अ थिंकिंग प्रोसेस, जस्ट एज पॉलिटिक्स इज डिस्पोर्ट ऑफ विल। सो पॉलिटिक्स क्या है? हम जो वास्तव में देखते हैं, और आइडियलिज्म जो हम सोचते हैं, जो थिंकिंग करते हैं, दैट इज आइडियलिज्म। तो अब देखते हैं आइडियलिज्म को 3 फॉर्म्स हैं। 3 फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म आर देयर। तो दीज आर फर्स्ट पैसिफिज्म, जो लोग शांति चाहते हैं, मतलब ह्यूमन रीजन को अप्लाई करते हैं, मोरलिटी को अप्लाई करते हैं, डेमोक्रेसी और पब्लिक ओपिनियन को हमें डिसीजन मेकिंग में अप्लाई करके शांति के थ्रू जब कोई डिसीजन लिया जाता है, दैट इज पैसिफिज्म।
Second is globalist. What is globalist? Globalist is that when we think of the world, not of a state, particular state. जब हम सारे वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं, एक सोचते हैं, हम एक हैं, दैट इज़ ग्लोबलिस्ट. जब हम अकेले के बारे में नहीं सोचते हैं, और दैट इज़ यूनिवर्सल एथिक्स, अर्थात यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं, कैसे पूरा दुनिया कैसे सही में रहेगा, ये हम सोचते हैं. तो अब क्या देखते हैं, तो बोथ पेसिफिस्ट एंड ग्लोबलिस्ट आर परसीव्ड वॉर एज एक्सट्रीमली हार्मफुल. ये जो पेसिफिस्ट और ग्लोबलिस्ट ये जो पार्ट है, ये वॉर को बहुत हार्मफुल मानते हैं. हाँ, और ये सोचते हैं जो वॉर है वो ह्यूमन इंटरेस्ट के खिलाफ है. ह्यूमन का कोई हेल्प तो नहीं होता ना वॉर से. सो दे बोथ क्रिटिसाइज वॉर. सो हम देखते हैं, तो आइडियलिस्ट इज ऑपोजिट ऑफ रियलिज्म. नेक्स्ट, क्लासिकल रियलिज्म, द थर्ड पार्ट, दैट इज बिलीव्ड वॉर एज इरेशनल. ये भी सोचते हैं वॉर एक इरेशनल चीज़ है, कोई रैशनलिटी नहीं है इसमें. एंड दे एम्फसाइज्ड ऑन कैपिटलिज्म, बट इट एम्फसाइज्ड ऑन कैपिटलिज्म. ये सोचते हैं कि हम बिजनेस के थ्रू कैसे स्टेट्स के बीच कोऑपरेट कर सकते हैं, हार्मोनी रख सकते हैं, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ह्यूमन रीजन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ कैपिटलिज्म के थ्रू. सो आइडियलिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ? आइडियलिज्म का डेवलपमेंट 3 स्टेजेस में हुआ. पहले प्लेटोनिक आइडियलिज्म. सबसे पहले ये आइडियलिज्म का बेस प्लेटो ने ही दिया था. उसके बाद इसका थोड़ा मॉडिफाइड हो गया और रिलीजियस आइडियलिज्म आया. उसके बाद अब मॉडर्न आइडियलिज्म जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो है मॉडर्न आइडियलिज्म. सो हम पैसिफिज्म इज प्लेटोनिक आइडियलिज्म, ग्लोबलिस्ट इज रिलीजियस आइडियलिज्म एंड क्लासिकल लिबरलिज्म इज मॉडर्न आइडियलिज्म. सो ये 3 है. सो हम इसके बाद देखेंगे कोर प्रिंसिपल्स आइडियलिज्म के कौन कौन हैं. तो आइडियलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स को जानने से पहले देखते हैं आइडियलिज्म. व्हाट इज आइडियलिज्म? आइडियलिज्म एक स्टेट ऑफ माइंड, अर्थात मतलब हम मन में जो सोचते हैं, व्हाट इज इन आवर माइंड, मन के अंदर जो है थिंकिंग, दैट इज आइडिया. सो दैट इज आइडियलिज्म. नॉट इट हैपेंड इन रियलिटी, इट हैपेंड इन माइंड, दैट इज आइडियलिज्म. हमारे मन में हो रहा है, टोटल जो चीज़ हम सोच रहे हैं मन में सोच रहे हैं, नॉट इन रियलिटी. ओके, सो देखते हैं ये कोर प्रिंसिपल्स आइडियलिज्म के क्या है. सो कोर प्रिंसिपल्स, फर्स्ट, दे प्रोमोट डेमोक्रेसी. ये आइडियलिज्म हमेशा डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं. सो इट फर्स्ट प्रोमोट डेमोक्रेसी. देन दे प्रोमोट एजुकेशन. अब एजुकेशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी की कोई मतलब ही नहीं है. सबको जानना होगा डेमोक्रेसी क्या है, उसका पावर क्या है, राइट क्या है. सो देन इट प्रोमोट एजुकेशन. नेक्स्ट, दे फोकस ऑन पब्लिक ओपिनियन. व्हाट पब्लिक थिंकिंग इज अबाउट. पब्लिक क्या सोचती है कुछ चीज़ों के बारे में, ये कोई आइडिया आया उसके बारे में पब्लिक क्या थिंकिंग है, ये हम जानते हैं. नेक्स्ट, दे अवॉइड वॉर. आइडियलिज्म हमेशा वॉर को इरेशनल मानते हैं, ये कोई रैशनल चीज़ ही नहीं है. सो दे फोकस ऑन कोऑपरेशन, नॉट ऑन वॉर. सो दे अवॉइड वॉर. नेक्स्ट, दे बिलीव दैट पीपल आर गुड एट द सेंटर स्टेज. हम रियलिज्म की बात करें तो देखेंगे, रियलिज्म जब पढ़ेंगे, कि रियलिज्म सोचता है जब पीपल, हम लोग बहुत सेंटर स्टेज में थे, मतलब प्रिमिटिव स्टेज में थे, तब हम लोग बहुत करप्टेड थे, कैओटिक सिचुएशन था. बट आइडियलिज्म इज़ डिफरेंट. आइडियलिज्म वो नहीं कहता जो रियलिज्म कहता है, ये डिफरेंट है रियलिज्म से. तो दे बिलीव दैट पीपल आर गुड एट द सेंटर स्टेज. जब हम प्रिमिटिव स्टेज में थे, प्रिमिटिव सोसाइटी में थे, तब हम
बहुत अच्छे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो वैसे ही सोसाइटी को लाना चाहता है. दैट इज आइडियलिज्म का मेन जो मोटो है ना, दैट इज टू ब्रिंग बैक दैट सिचुएशन अगेन, दैट गुड सिचुएशन अगेन. नेक्स्ट, दे बिलीव दैट पीपल वांट टू कोऑपरेट. पहले ही मैंने कहा कि वो वार को इरेशनल मानते हैं, तो वार को इरेशनल मानते हैं तो क्या चाहते हैं? सो दे एस्टेब्लिश हार्मोनी, कोऑपरेशन. सो दे बिलीव दैट पीपल want to cooperate. If we cooperate, हम अगर कोऑपरेट करें तो तभी हम अच्छे से रह पाएंगे, अदरवाइज तो वार होना ही होना है. सो दैट इज द मूल मोटो. देन दे वांट टू एस्टेब्लिश वन वर्ल्ड. दे वांट टू एस्टेब्लिश वन वर्ल्ड. अब अगर एक ही वर्ल्ड होगा तो हम सब एक सोचेंगे, सबके बारे में सोचेंगे, सबके अच्छे के बारे में सोचेंगे. अगर हर स्टेट अलग अलग सोचेगा तो अच्छा नहीं होगा ना. माने कुछ अच्छे सोचेंगे, कुछ अपने बारे में अच्छे सोचेंगे, लेकिन ओवरऑल अच्छे नहीं होंगे. तो दैट इज दे वांट टू एस्टेब्लिश वन वर्ल्ड. इफ वी एस्टेब्लिश वन वर्ल्ड देन नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट, इट एम्स एट ओपन डिप्लोमेसी, नो सीक्रेसी. अगर हम डिप्लोमेसी को ओपन कर दे, कोई प्रॉब्लम ना रहने दे, जो हो रहा है हम देख पाएँ और कोई सीक्रेसी ना हो. सीक्रेट चीज़ से ही प्रॉब्लम होती है. अगर सीक्रेट कुछ रह गया तो मतलब कुछ घोटाला हो रहा है. अगर ओपन डिप्लोमेसी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. नेक्स्ट, द एम इज़ हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट. ये हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं. मतलब हम जो चाहते हैं सब अगर अपने थोड़े थोड़े इंटरेस्ट का हार्मोनी कर ले. मैं कुछ चाहता हूँ, आप कुछ चाहते हैं, दूसरा कुछ चाहता है, इन सब का अगर एक जैसा कर ले, सब एक जैसे सोचने लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. दैट इज इंटरेस्ट ऑफ हार्मोनी, हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट. मतलब सब लोग एक जैसे सोचे और सबका अच्छा सोचे तो बहुत अच्छा होगा. नेक्स्ट, दे बिलीव दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट पीस. वर्ल्ड वॉर 1 के पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं थी. सो दे बिलीव दैट इफ वी वांट टू एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन, इट वुड हेल्प अस टू प्रमोट पीस एंड कोऑपरेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो क्या होगा? क्या पीस रहेगा, हार्मोनी रहेगा. अगर क्लास में बच्चे रहते हैं तो बहुत कैओटिक सिचुएशन होता है, लेकिन टीचर आ जाती है या आ जाता है तो क्या होता है? बच्चे लोग शांत हो जाते हैं. तो दैट इज सो कोई एक इंस्टीट्यूशन चाहिए जो ये पीस को कंट्रोल करेगा, हार्मोनी को कंट्रोल करेगा. सो दैट्स सो अब हम देखते हैं इसका गोल क्या है. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट गोल इज वन वर्ल्ड, वन रेस एंड वन नेशन. एक वर्ल्ड होगा, एक ही रेस, एक ही जाति होगा और एक ही नेशन भी होगा. So that is the most important thing, one world, one race and one nation. Okay. Next हम देखते हैं ये जो आइडियलिज्म है ये वुड्रो विल्सन के हाथों से ही आया है, उन्होंने ही बोला है इसके बारे में. सो विल्सन को थ्योरी को ये विल्सनिज्म कहते हैं और विल्सनियन आइडियलिज्म भी कहते हैं. मतलब विल्सन ने ही दिया था तो इसलिए विल्सन के नाम से ही ये ज़्यादा हम जानते हैं. ओके. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ जानना पड़ेगा, जो मेनी स्कॉलर्स ब्रांडेड विल्सन्स प्रपोजल एट आइडियलिस्टिक. मतलब ये कि विल्सन जो भी सोचते हैं वो आइडियलिस्टिक है. मतलब वो कोई वास्तव में रूपांतर करने वाले चीज़ नहीं है, वो सिर्फ कल्पना में ही रह सकते हैं. ऐसे चीज़ करके उन्हें क्रिटिसाइज किया गया है. सो मेनी स्कॉलर विल्सन को आइडियलिस्टिक कहते हैं. मतलब वो सिर्फ सोचते हैं, कोई काम का काज का कुछ नहीं, जस्ट सोचने वाले काम करते हैं. वो कोई आदर्श काम नहीं करते हैं. नेक्स्ट क्या है? क्रिटिसिज्म. आइडियलिज्म का सबसे बड़ा क्रिटिसाइजर रियलिस्ट थिंकर ही होंगे, क्योंकि रियलिस्ट थिंकर आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज करके ही उनका थ्योरी दिए है. सो रियलिस्ट थिंकर क्रिटिसाइज करके क्या बोले हैं आइडियलिज्म को, कि ये क्रिटिसाइज करके बोले हैं ये यूटोपियन है, ये काल्पनिक है.
इसका कोई वास्तविक रूपांतरकरण नहीं हो सकता, ये सिर्फ काल्पनिक में ही रह सकते हैं, बिकॉज आइडियलिज्म नेग्लेक्टेड वर्ड। लेकिन क्योंकि रियलिज्म विश्वास करते हैं कि वर्ड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये होगा ही होगा, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आइडियलिज्म ने क्या कहा, आइडियलिज्म ने वर्ड को क्रिटिसाइज किया, इसको इरेशनल बताया और इसको नेग्लेक्ट भी किया। सो दैट्स वाई रियलिस्ट थिंकर ने आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि रियलिस्ट थिंकर सोचते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो पावर पॉलिटिक्स है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ एक जो संबंध है वो पावर के बैलेंस ऑफ पावर के हैं, कौन स्टेट कितना पावर गेन कर रहा है और कितना लूज कर रहा है, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन दोज टू स्टेट्स और मेनी अदर स्टेट्स। सो इसलिए हमको क्रिटिसाइज किया गया, मतलब आइडियलिस्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया रियलिस्ट थिंकर के द्वारा। ओके, दैट इज आइडियलिज्म। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म में। ओके, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म। सो व्हाट इज स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म? ये मार्क्सिज्म के ही एक स्टेप है, एक नया थ्योरी है कह सकते हैं। सो इनके स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म क्या है? सो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म इज एन अप्रोच टू मार्क्सिस्ट फिलोसफी। ये मार्क्सिज्म ही है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरलिज्म, बट ये फोकस कहाँ करता है? ये फोकस करता है स्ट्रक्चर में। ठीक है, मार्क्स ने दो चीज कहा था, बेस और सुपर स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म है इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ है स्ट्रक्चर में। ये क्या फोकस करता है? प्राइमरीली इसको जो मतलब थ्योरी को लाए किसने है? लुइस अल्थुजर एंड हिज स्टूडेंट्स एंड फेलोअर्स। ये जो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म को उन्होंने बताया है फर्स्ट टाइम। सो कहाँ बताया है? फॉर मार्क्स इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट book or article where Althusser wrote his structural Marxist theory. So for Marx is the basic text of structural Marxism. ये कब आया? 1960s और 70s, अराउंड 60s 70s में ये थ्योरी आया। मतलब मार्क्सिस्ट के अंदर कुछ गलतियाँ थी जिसको क्रिटिसाइज करके ठीक करके ये स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म थ्योरी लाया गया। और ये स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म थ्योरी अल्थुजर ने बताया था। और वो उसने क्या किया था? अल्थुजर ने दिखाया कि यंग मार्क्स एंड ओल्ड मार्क्स के कम उम्र में के जो लिखनी है राइटिंग्स है और जो ओल्ड मार्क्स के राइटिंग्स है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल रैडिकल ब्रेक है, बहुत चेंज होता है उनका कॉन्सेप्ट। जब मार्क्स यंग थे उनका जो पर्सपेक्टिव था, राइटिंग था, वो बहुत अलग था। जब धीरे धीरे ओल्ड हो रहे हैं मार्क्स, वहाँ पर एक एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक आता है, एक बहुत बड़ा ब्रेक आता है, जहाँ से मार्क्स ने बहुत जो ब्रेक आया है उसको पकड़ा है किसने? अल्थुजर ने। उन्होंने बताया बहुत गैप है मार्क्स के राइटिंग में। पहले 1898 के राइटिंग्स में और 1920s के जो राइटिंग्स है बहुत ब्रेक है वहाँ पे। ओके, सो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म सिर्फ और सिर्फ अल्थुजर के हैं, ये बहुत लोगों की गलत फहमी है। अदर प्रोपोनेंट भी हैं उनके। सो दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट थिंकर्स। वो है प्लूमंजा एंड गॉडजिलर। ये दो थ्योरिस्ट हैं, ये सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने, एक तो सोशियोलॉजिस्ट है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ये भी स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के ही प्रोपोनेंट हैं। सो अब देखते हैं स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म कहाँ से आया है। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म एरोज ऑपोजिशन टू द ह्यूमनिस्टिक मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म का जो ह्यूमनिस्टिक मार्क्सिज्म था उसका ऑपोजिशन करने के लिए
ये अल्थुज़र ने मार्क्सिज्म को एक नए पर्सपेक्टिव से देखा, उन्होंने एग्जामिन किया, स्ट्रक्चर को नए तरह से देखा। कैसे देखा? साइंटिफिक वे में देखा। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म अपोजिट करते हैं ह्यूमनिस्टिक मार्क्सिज्म। ह्यूमनिस्टिक मार्क्सिज्म को क्रिटिसाइज करके अल्थुज़र ने साइंस के ऊपर फोकस किया एंड स्ट्रक्चर्ड हाउ ही एग्जामिन्ड, अल्थुज़र एग्जामिन्ड हाउ स्ट्रक्चर्स वर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। स्ट्रक्चर कैसे इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं, हम जो स्ट्रक्चर में रहते हैं वो स्ट्रक्चर इंडिविजुअल्स को, हम लोगों को कितना इन्फ्लुएंस करता है, हमको कितना प्रभावित करता है, वो देखना चाहते थे। इंडिविजुअल्स एक्ट्स वर ऑलरेडी इन्फ्लुएंस बाय डोमिनेंट आइडियोलॉजी। हम जिस आइडियोलॉजी में बड़े होते हैं वही आइडियोलॉजी हमारे सहन में बैठ जाता है, हम उसी आइडियोलॉजी के द्वारा काम करते हैं। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, डेमोक्रेसी देख रहे हैं, तो कुछ भी डेमोक्रेसी के ऑपोजिट हुआ तो हम चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। अगर हम लोग कोई टोटलिटरिज्म में रहते तो हम वैसे ही अकस्टम्ड हो जाते हैं। सो दैट्स वही कहना चाहते हैं अल्थुज़र कि जो स्ट्रक्चर है वो इंडिविजुअल को कितना प्रभावित करता है, जो स्टेट का आइडियोलॉजी है वो इंडिविजुअल को कितना प्रभावित करता है। सो टुवर्ड द मिडल ऑफ 1970s एंड थ्रू आउट द 80s मार्क्सिस्ट थ्योरीज बिगेन टू डेवलप स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट। तो क्या हुआ कि ह्यूमनिस्ट मार्क्सिज्म वाज वेरी क्रिटिसाइज्ड ड्यूरिंग 1970s 80s। 70s 80s के दौरान ह्यूमनिस्टिक मार्क्सिज्म बहुत क्रिटिसाइज्ड हुआ और दे डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, दे डेवलप्ड स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म। ओके, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म डिस्प्यूट द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू। पहले क्या होता था, स्टेट सिर्फ, हम कहते हैं मार्क्सिज्म क्या कहते हैं, मार्क्सिज्म कहते थे कि स्टेट सिर्फ कैपिटलिस्ट का देख रहा है, कैपिटलिस्ट रूलिंग क्लास का सर्वेंट है, यही देख रहे थे, यही एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू हम देख रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब 1970s 80s आया तो मार्क्सिस्टिक थ्योरिस्ट एक नया ब्रेक आया और स्ट्रक्चर के बारे में हम सोचने लगे। पहले हम बहुत ज़्यादा बेस के ऊपर फोकस कर रहे थे कि बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस ही, इकोनॉमी ही सब कुछ ठीक कर देता है, इकोनॉमी के ऊपर ही सब कुछ होता है। लेकिन नहीं, जो स्ट्रक्चर है, स्टेट स्ट्रक्चर है या कुछ भी, कहीं का भी, हम फैमिली में रहते हैं या स्टेट में रहते हैं, कहीं भी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है और तो सोसाइटी को, इनफैक्ट सोसाइटी को बहुत इम्पैक्ट करता है। जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा ही सोसाइटी होगा, जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा ही हमारा पीपल होगा, जैसा राजा वैसा प्रजा, लाइक दैट। हम जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा ही हमारा क्या होगा, हमारा जो पीपल है वैसे ही होंगे। नेक्स्ट, अल्थुज़र फेल्ड दैट मार्क्सिस्ट had not paid attention to Marx's scientific approach to an understanding of history. So अल्थुज़र ने क्रिटिसाइज किया मार्क्स को और कहे कि मार्क्स का जो अप्रोच है वो साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, वहाँ पर साइंस का बहुत जगह कम है और जो लोग मार्क्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं वो भी साइंस को ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेस के ऊपर वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू दे रहे हैं। सो उन्होंने क्या किया, रेडिकल व्यू दिया और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का जो रेडिकल व्यू है, सो साइंटिफिक अप्रोच को उन्होंने लाए। सो स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट एग्रीड दैट सोशल फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल लेवल। दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट मार्क्स हैड thought that economic level always acted as the foundation of the other levels. तो स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट के साथ मार्क्स का क्या प्रॉब्लम था? मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स सिर्फ इकोनॉमी को एक फोकस कर रहे थे, इकोनॉमी सब कुछ है, इकोनॉमी इज एवरीथिंग डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ही सब कुछ डिटरमाइन कर रहा है, सब कुछ वही ठीक कर रहा है। लेकिन स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म ने उससे हटके कुछ बात कही, वो कहते हैं इकोनॉमी के साथ साथ जो पॉलिटिक्स है, जो आइडियोलॉजी है, ये सब कुछ इम्पैक्ट करता है। ओके,
So that's economics and politics and ideology. These three impacted our society, our individuals. So ये 3 चीज़ें अगर नहीं रहे तो कुछ नहीं हो सकता. मतलब यही बेस है उनके हिसाब से, मतलब अल्थुज़र के हिसाब से जो सोशल फॉर्मेशन है, समाज जो गठित होती है, तो वो इकोनॉमिक लेवल से, पॉलिटिक्स से एंड आइडियोलॉजिकल लेवल से, ये तीनों लेवल से होते हैं. सो नेक्स्ट देखते हैं. अल्थुज़र बिलीव्ड that individuals' act were not carried out as a result of free will or agency, but were depend upon the larger social structure and influenced by it. So अल्थुज़र कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है, हम जो काम करते हैं, ये हमारा इच्छे के, मतलब हम जो सोचते वही करते हैं ऐसा नहीं. हमारा सोसाइटी जैसा है, हमारे सोसाइटी के कल्चर जैसे है, जैसे रूल्स है, जैसे रेगुलेशंस हैं, हम वैसे करते हैं. एजेंट्स, सोसाइटी हमको दिखा देता है कि ऐसा करना होगा, तो हम वैसे करते हैं. सोसाइटी इन्फ्लुएंस अस इन, नॉट इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस द सोसाइटी. सोसाइटी हमको इन्फ्लुएंस करता है. हम सोसाइटी जैसा बोलते हैं हम वैसे करते हैं. दैट इज, he said that. So Althusser criticized Marx for economic structure and its mode of production. Althusser ने criticize किया मार्क्स को कि मार्क्स ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है मोड ऑफ प्रोडक्शन में, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स को फोकस किया है. उन्होंने जो सोसाइटी का वैल्यू, नॉर्म, जो हमारा सोशल फॉर्मेशन है, उसको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया है. सो दैट्स वाई अल्थुज़र क्रिटिसाइज मार्क्स फॉर हिज इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन. मार्क्स ने सब जगह पर सिर्फ इकोनॉमी को ही फोकस किया, अदर एस्पेक्ट को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया. सो दैट्स वाई ही क्रिटिसाइज्ड. नेक्स्ट हम देखते हैं अल्थुज़र के मार्क्सिज्म से ह्यूमनिस्टिक मार्क्सिज्म कहाँ से अलग था. सो मार्क्स के बाद लेनिन आए और उसके बाद आए ग्राम्सी. सो ह्यूमनिस्टिक मार्क्सिज्म अब ग्राम्सी के हाथ में थे. उन्होंने सिविल सोसाइटी के बारे में बात किया है. ग्राम्सी ने दिखाया क्या सिविल सोसाइटी कैसे कंट्रोल कर रहा है. और एक तरफ है स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिज्म जो अल्थुज़र के हैं. सो ह्यूमनिस्ट मार्क्सिज्म क्या कहते हैं? सो लॉन्ग एज द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी एक्सेप्ट रूलिंग क्लास हेजीमोनी देयर विल बी नॉट ए रिवोल्यूशन. सो ह्यूमनिस्ट मार्क्सिज्म सोचते हैं, कहते हैं कि जब तक रूलिंग क्लास अपना हेजीमोनी, अपना जो पावर, जो आइडियोलॉजिकल पावर, हेजीमोनी मीन्स व्हाट? इट इज़ आइडियोलॉजिकल पावर. आइडियोलॉजिकल पावर पब्लिक में एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब वो कंट्रोल कर सकते हैं, तब तक कोई रिवोल्यूशन नहीं होगा. ओके लेकिन स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म डिफरेंट फ्रॉम इट. मार्क्सिज्म इज अ साइंस. दे थॉट मार्क्सिज्म इज अ साइंस. इट इज़ नॉट एनीथिंग कॉल्ड, यहाँ पर कोई सोसाइटी मतलब कोई मोरलिटी की जगह नहीं है, मतलब हेजीमोनी की कोई जगह नहीं है. दे थॉट मार्क्सिज्म एज अ साइंस. इट डिस्कवर्ड द लॉज दैट गवर्न द वर्किंग ऑफ कैपिटलिज्म. मतलब कैपिटलिज्म तब तक रह सकता है जब तक वो अपने रूल्स फॉलो करे, जब तक अपना लॉज फॉलो करे. अगर लॉज नहीं फॉलो कर सकते हैं तो तब भी रिवोल्यूशन होगा. ओके रिवोल्यूशन तब भी होगा जब सोसाइटी अपना लॉज, रेगुलेशन, रूल्स नहीं मान पाएंगे, ब्रेक कर लेगा, तभी वार होगा. अब ह्यूमनिस्टिक मार्क्सिज्म क्या कहते हैं? वॉलंटरिज्म. ह्यूमन्स हैव फ्री विल. They are against who make their own history. Their concerns are central in changing the world. So humanistic Marxism सोचते हैं that humans have free will. वो जो सोचते हैं वो कर सकते हैं. दे अपने इंसान अपने हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो कॉन्शस है, वो अपना वर्ल्ड को चेंज भी कर सकता है. इफ इंडिविजुअल कॉन्शस देन द वॉर हैपन्स. अगर इंडिविजुअल
कॉन्शस हो गए तो समझ गए कि कहाँ उनको एक्सप्लॉइट कर रहा, एक्सप्लॉयशन हो रहा है, तो वो वर्क हैपन, कैपिटलिज्म के विरुद्ध एक जंग छिड़ी जाएगी। लेकिन स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म क्या कहते हैं? ये कहते हैं स्ट्रक्चरल फैक्टर्स डिटरमाइन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर देगा इंडिविजुअल को कि वॉर होगा कि नहीं। स्टेट स्ट्रक्चर, सोसाइटी स्ट्रक्चर डिटरमाइंस विच आइडियोलॉजी सस्टेन और नॉट, कौन सा आइडियोलॉजी रहेगा, कौन सा आइडियोलॉजी नहीं रहेगा, ये डिटरमाइन होगा स्ट्रक्चर के द्वारा। ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट, ग्राम्सी की जो ह्यूमनिस्टिक मार्क्सिज्म है, ये कहते हैं सोशलिज्म विल कम अबाउट when body of workers organize themselves into a revolutionary parties and formate an alternative vision. So what? Socialism कब आएगा? जब वर्कर्स ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे और एक रिवोल्यूशनरी पार्टी फॉर्म कर लेंगे और एक कोई ऑल्टरनेटिव वर्जन ठीक कर लेंगे कि इसके बदले में ये एक सिचुएशन आएगा। जब ये कर पाएंगे वर्कर्स, then revolution would happen and socialism will come. But Althusser was different from it. Althusser कुछ और सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं? Althusser tend to discourage political action. वो political action के खिलाफ है। वो क्या कहते हैं? Socialism will appear when contradictions occur. जब सोसाइटी में, जब स्ट्रक्चर में ही कॉन्ट्रडिक्शन होगा, तब कैपिटलिज्म कोलैप्स हो जाएगा, तब कैपिटलिज्म टूट जाएगा और ऐसे ही सोशलिज्म आएगा। मतलब स्ट्रक्चर में ही, कैपिटलिज्म के अंदर ही कोई कॉन्ट्रडिक्शन होगा जिसकी वजह से सोशलिज्म आएगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमनिस्टिक मार्क्सिज्म एंड स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म. So that is the lecture. Thank you.